गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर नजर, जिसमें आज जिन प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे वो है दिल्ली से जुड़ी हुई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली वासियों को देने वाले हैं बड़ी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। बताएंगे आपको कौन कौन सी वो विकास परियोजनाएं, साथ ही संवाददाताओं से भी लेंगे अपडेट। इसके अलावा खबरें होंगी महाकुंभ 2025 से जुड़ी हुई। जी हां, कुछ ही दिन बचे हैं जब दिव्य और महाकुंभ जो है वो शुरू होने वाला है। 13 जनवरी से शुरू होने वाला है और इससे जुड़ी तमाम तैयारियों की भी जानकारी आप तक साझा करेंगे। साथ ही बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत की, जहां दक्षिण कोरिया के अपदस्थ राष्ट्रपति की बढ़ रही है मुश्किलें। महाअभियोग के खिलाफ आज उनकी है पहली सुनवाई और गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं, क्या समीकरण बैठ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा खबरें होंगी मौसम से जुड़ी हुई भी, क्योंकि शीतलहर का कहर जो है उत्तर भारत में लगातार जारी है और दिल्ली में आज हम देख रहे हैं कि घना कोहरा भी है। इसके अलावा खबरें होंगी एंटरटेनमेंट जगत से, कारोबार जगत से, बताएंगे आपको अखबारों की सुर्खियां भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सौंपेंगे 1675 नवनिर्मित फ्लैटों की चाबी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव असम में कई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। आकाशवाणी कोकराझार में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का करेंगे उद्घाटन। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भयंकर ठंड, उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों में बिछी बर्फ से जनजीवन अस्त व्यस्त, राजधानी दिल्ली कोहरे की चपेट में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यूं सूक योल की बड़ी मुश्किलें। महाभियोग का सामना कर रहे योल को गिरफ्तार करने पहुंचे अधिकारी, समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। खेल में सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की खराब शुरुआत। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रमशः 10 और 4 रन बनाकर लौटे पेविलियन। और नया सवेरा की टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जिया, दिल्ली वासियों को आज मिलने वाली है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां भी सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं, नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र और सरोजिनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई के एकीकृत कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के पूर्वी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक और द्वारका के पश्चिमी परिसर में एक अकादमिक ब्लॉक शामिल है। इसमें नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज का भवन भी शामिल है, जिसमें शिक्षा के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। तो दिल्ली में को विकास परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं और नए साल की सौगात इसको कहा जा सकता है। नजफगढ़ के रोशनपुरा में वीर सावरकर कॉलेज की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री अशोक विहार में नवनिर्मित फ्लैटों का भी उद्घाटन करेंगे। राजधानी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। जो लोग अब तक झुग्गियों में रह रहे थे, अब नए साल में उन्हें नया घर मिलने जा रहा है और यह सपना साकार हो पाया है।
मोदी सरकार की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के चलते जिन्हें मोदी सरकार की इस योजना के तहत मकान मिलने जा रहा है, उनकी खुशी का इस समय ठिकाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका बरसों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करके ये काम करके दिखाया है। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत दिल्ली के अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1675 नए मकान बनाए गए हैं। योजना के लाभार्थियों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से देख रहा हूँ यहाँ इतना गंदगी है, ना यहाँ के पानी की व्यवस्था था, ना यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था था। बच्चे हमेशा परेशान रहते थे, बीमार पड़ते थे, हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते थे, लेकिन कभी भी कोई देखने नहीं आया। जब से प्रधानमंत्री इस चीज़ को ध्यान दिया हम लोग के बच्चे के ऊपर, जो ना चलो वहाँ के बच्चे के ज़िंदगी संवरा जाए, अच्छे से उन लोग परवरिश हो, अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे जगह रहे, तब से हम लोग बहुत खुश है प्रधानमंत्री के ऊपर, जो हम लोग के बच्चे की ज़िंदगी के लिए उन्होंने कुछ न कुछ सोचे हैं। जो आज ने मोदी जी ने ये काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, और हमारे जो बच्चे हैं कम से कम कुछ आगे जाके कुछ बन सकते हैं, उनके लिए कुछ सोचे हैं वो लोग। मोदी जी ने कहा था कि हम जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। आज उन्होंने झुग्गी के जगह पर मकान बना करके दे रहे हैं। मैं यहाँ जेलर वाले बाग में 30 साल से रहता हूँ, और मोदी जी ने वादा किया था कि क्या कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसके बाद अपना वादा पूरा किया। यहाँ पे हमें जेलर वाले बाग में फ्लैट हमें दिया। हमारे मोदी जी दिए फ्लैट जहाँ झुग्गी वही जो मकान, हमारे बच्चे को भविष्य के लिए अच्छे काम किए हैं। में बारिश बुनी में पानी भर जाता था और नालियों का पानी घर में घुस जाता है, अब कीड़े मकोड़े दुनिया के घर में भर जाते थे, हमको बड़ी परेशानी थी, नालियां भर जानी, बच्चों को स्कूलों से परेशानी। आज मोदी जी ने हमें फ्लैट देने, इसके लिए हमको बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद दे रही हूँ। मोदी जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कीचड़ से निकाल कर हमें मकान देकर स्वर्ग में बैठा दिया। मोदी जैसा नेता न कभी हुआ न होगा। हम लोगों को 30 साल से ज़्यादा हो गया झुग्गियों में रहते हुए, मोदी जी की तरफ से मकान मिल गया, बहुत बढ़िया है। मैं 25 साल से जेलर बाग में हूँ, और मेरे बच्चे भी यहाँ हुए, पढ़े लिखे यहाँ नगर निगम के स्कूल में, लेकिन कहीं उनको अगर किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के अगर एडमिशन कराना झुग्गी का नाम आता था तो इग्नोर कर देते थे कि नहीं ये झुग्गी में रहने वाला है। आज वो सम्मान मिला है। तो दिल्ली के झुग्गी वासियों के लिए नव वर्ष इस समय खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री दिल्ली वासियों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं शैलेंद्र मिश्र। सीधा शैलेंद्र का रुख करेंगे और उनसे ताज़ा अपडेट ले लेंगे। शैलेंद्र, किस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले तो अशोक विहार पहुंचने वाले हैं, और आज दिल्ली वासियों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि झुग्गी वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर ये है कि आज 1600 से ज्यादा झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके फ्लैट की चाबी सौंपने वाले हैं, और एक इन सीटू परियोजना है। इसके तहत आज जब सफल कार्यान्वयन इसका होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको चाबी सौंपेंगे। वहां जो अशोक विहार में झुग्गी वासी हैं उनका रिएक्शन तो हमने सुना है, लेकिन ये परियोजना अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, हम जानते हैं कि ये वादा किया गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, और जब इसकी बात कही गई तब तमाम लोगों ने सवाल उठाया था कि एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है और क्या ये इस तरह संभव हो पाएगी, जो सपना देखा गया है, जो वादा किया जा रहा है। हमने देखा कि उस वादे की तरफ आगे बढ़ा गया है और उसे बखूबी पूरा करके मोदी सरकार ने दिखाया है। एक शानदार फ्लैट की चाबी जहां झुग्गी जहां मकान के तहत जो झुग्गी वासी हैं उनको दी जा रही है,
और आज का दिन सिर्फ झुग्गी वासियों के लिए, जिनको चाबी दी जा रही है अपने फ्लैट की, मकान की, उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखिए कि दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो, अकादमिक ब्लॉक की शुरुआत होने जा रही है और तमाम विकास परियोजनाएं, तकरीबन 4500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की या तो आधारशिला रखी जानी है या फिर उसका उद्घाटन होना है। तो दिल्ली को एक देश की जो सबसे महत्वपूर्ण एक हम जानते हैं जगह है, देश की राजधानी है, उसको अत्याधुनिक बनाने में हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तो चाहे शहरी विकास मंत्रालय हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय या आप तमाम उन मंत्रालयों के कामकाज को देखेंगे, बहुत फोकस है दिल्ली पर। और यही वजह है कि आज का जो दिन है वो दिल्ली वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए साल का एक तोहफा कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली वासियों को। जी शैलेंद्र, हम सबको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले। मान लिया जाए कि आज दिल्ली से शुरू हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी बिगुल। देखिए, चुनावों का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो जनसभा होगी उसको हम औपचारिक ऐलान मानेंगे। लेकिन ठीक चुनावों से पहले जब कई जनसभाएं होती हैं या फिर उस राज्य को तोहफा मिलता है तो निश्चित तौर पर उस राजनीतिक दल के लिए जो सत्ता में होता है, जनता को बताने के लिए बहुत कुछ होता है और उसमें एक और इजाफा हो जाता है। आप देखें, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम पहले भी कई विकास कार्यों को दिल्ली एनसीआर में होता हुआ देख रहे हैं। आप देखें कि रैपिड रेल योजना किस तरह से आगे बढ़ी है, झुग्गी मकान की जो योजना है उसका तो तोहफा आज मिलने ही जा रहा है, रिंग रोड किस तरह से उस पर हमने देखा है कि विकास कार्य हुआ है। तमाम वो महत्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए हैं। बावजूद इसके कि बीजेपी आरोप लगाती रही है कि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी मारलेना की, और उससे पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। कल ही हमने देखा कि कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया कि तमाम केंद्र की जो योजनाएं थी जिससे दिल्ली के किसानों को फायदा मिल सकता था, लेकिन कोई प्रस्ताव ही नहीं आया दिल्ली सरकार की तरफ से, केजरीवाल की पार्टी की तरफ से, आतिशी मारलेना की तरफ से, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। तो ये आरोप बीजेपी लगाती है कि तमाम असहयोग के बावजूद और दिल्ली सरकार द्वारा उन योजनाओं में रुचि न दिखाए जाने के बावजूद केंद्र सरकार से जो कुछ हो सका है और उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है दिल्ली के विकास के लिए, चाहे वो गरीबों को आवास देना हो या फिर एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो उसकी बात हो या फिर दिल्ली एनसीआर के पूरे विकास की बात हो, रोजगार बढ़ाने की बात हो। तो उस लिहाज से आप देखें कि एक और दावा बहुत मजबूत हुआ है। बीजेपी ये कह सकती है, सत्ता पक्ष जो केंद्र सरकार में जिसकी सत्ता है, कि देखिए कि आम आदमी पार्टी के असहयोग के बावजूद कोई कोर कसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली के विकास के लिए छोड़ी नहीं जा रही। हम जानते हैं कि एक आरोप तो बीजेपी लगाती है कि आयुष्मान योजना, जिसका फायदा देश भर के, अगर दिल्ली को छोड़ दे और पश्चिम बंगाल को छोड़ दे तो देश भर के तमाम राज्यों में मिल रहा है। अब तो 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को उसका फायदा मिलता है, लेकिन दिल्ली सरकार ने किस तरह से उस योजना को लागू नहीं करने में एक तरह से देखिए अपनी एक भूमिका निभाई है और उसको लेकर हम जानते हैं कि कोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी की गई थी। तो ये इस तरह के आरोप दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर लगता रहा है। लेकिन आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी भरा इसलिए है क्योंकि कई तोहफे मिलने जा रहे हैं मोदी सरकार। और ये कई तोहफे जिनकी बात आज शैलेंद्र आप कर रहे हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से भी जुड़े हैं, जैसे कि झुग्गी वालों को मकान मिल रहा है, यानी कि उनको अपनी छत मिल रही है। वहीं नौरोजी नगर में विश्व व्यापार केंद्र बन रहा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं, यानी कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी वीर सावरकर कॉलेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। तो अलग अलग क्षेत्रों में आज विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है दिल्ली वासियों को। बिल्कुल, इसीलिए भावना मैंने कहा था कि सिर्फ झुग्गी वासियों के लिए ये नए साल का तोहफा नहीं है, ये दिल्ली वासियों के लिए है, जिसमें गरीबों को मकान है, शैक्षणिक परिसर है, विश्व व्यापार केंद्र है। और हम जानते हैं कि आगे भी देखें तो अभी एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो एक पूरा खाका था, किस तरह से नई सड़कें बननी है, किस तरह से दिल्ली में जो सड़कों का जाल बिछाया जाना है चारों तरफ दिल्ली एनसीआर में, उस पर अपनी बात कही थी।
अभी दिल्ली के सभी जो बीजेपी सांसद हैं वो नितिन गडकरी से मिले थे एक बड़े प्रस्ताव को लेकर, और उसको लेकर उन्होंने आश्वासन दिया था। तो दरअसल दिल्ली के चौमुखी विकास में उसमें बुनियादी ढांचा जो है, जो आर्थिक बुनियादी ढांचा है, वो तो बेहतर हो ही, और साथ ही साथ शैक्षणिक जो परिसर है उसका विकास हो। दिल्ली हम जानते हैं एक बड़ा केंद्र है शिक्षा के लिहाज से देखें, तो उसमें और कैसे इजाफा हो सकता है उस दिशा में काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज दिल्ली वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन इसीलिए है जब कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिलने जा रही है। शैलेंद्र, आखिर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई बातें, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, कहाँ ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, और जिस तरीके से अलग अलग जगहों का ये शिलान्यास और उद्घाटन है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह जाएंगे या फिर एक ही जगह से इन सभी का उद्घाटन और शिलान्यास होगा? भावना, देखिए अशोक विहार में दिल्ली भी एक कार्यक्रम है जहां झुग्गी जहां मकान योजना के तहत जो फ्लैट सौंपे जाने हैं गरीब लोगों को झुग्गी में जो रहते थे, वहां पर एक पहला कार्यक्रम होगा। तकरीबन 12 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद उसकी के ठीक बगल में रामलीला मैदान है अशोक विहार में, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित भी करेंगे। तो कुल मिलाकर एक ही जगह कार्यक्रम है। हालांकि कार्यक्रम की संख्या के लिहाज से देखें तो ये 2 कार्यक्रम होंगे। एक जगह पर उद्घाटन होगा जहां पर गरीबों को मकान दिए जाएंगे, और दूसरी जगह पर जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो वहीं से सारे कार्यक्रम जो दिल्ली वासियों को सौगात मिलनी है, चाहे उद्घाटन हो या फिर आधारशिला रखी जानी हो, इसी 2 जगह पर अशोक विहार पर ये कार्यक्रम होना है। धन्यवाद शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कर्नाटक का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। कर्नाटक में अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति बेंगलुरु में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान यानी कि निमहांस के स्वर्ण जयंती समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। दिल्ली लौटने से पहले वे बेलगावी में KLE कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये महत्वपूर्ण दौरा, आज का 1 दिवसीय ये दौरा है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाली हैं, जहां KLE कैंसर अस्पताल का भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करने वाली हैं। बढ़ते आगे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल खलील से मिलने का कार्यक्रम है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील गुरुवार शाम 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। अब्दुल्ला खलील ने कोविड महामारी के बाद पर्यटक निर्भर देश मालदीव की आर्थिक रिकवरी में भारत के योगदान की काफी सराहना की है। तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मालदीव के विदेश मंत्री से आज करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात, और दोनों देशों के बीच कई रणनीतिक कूटनीतिक मुद्दों पर आज चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील से आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मुलाकात करेंगे। हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात होने वाली है। 3 दिवसीय कार्यक्रम पर मालदीव के विदेश मंत्री नई दिल्ली आए हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज असम के दौरे पर रहने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान अश्विनी वैष्णव असम में कनेक्टिविटी बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी न्यू लखीमपुर जन शताब्दी एक्सप्रेस, न्यू बोंगाईगांव गुवाहाटी पैसेंजर ट्रेन और तिनसुकिया नाहरलगुन एक्सप्रेस
ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गुवाहाटी में तेतेलिया आरओबी का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आकाशवाणी कोकराझार में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन करने के साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT डीम्ड यूनिवर्सिटी का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगीरोड स्थित टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा करने और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासन स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। इस बदलाव के तहत 46 IAS अफसरों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया गया है। संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए प्रमुख गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया है। वहीं वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के पद पर कार्यरत हैं। माना जा रहा है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संजय प्रसाद की तैनाती की गई है। वहीं वैभव श्रीवास्तव को गृह सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। उधर अजीत कुमार को कृषि विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार सिंह को प्रमुख सचिव होमगार्ड बनाया गया है। अनुज कुमार झा को नगर विकास का सचिव बनाया गया है। आलोक कुमार सेकंड को अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। नरेंद्र भूषण को प्रबुद्ध शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। इसके अलावा MK सुंदरम को बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव के पद से हटा दिया गया है। इन फेरबदल से राज्य के प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है। तो लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पे इस समय जुड़ चुके हैं रामेंद्र से ताजा जानकारी ले लेते हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और 46 IAS अफसरों की जो उस नियुक्तियां हुई हैं उसमें फेरबदल किया गया है, यानी कि उनके विभागों में चेंज किया गया है। क्यों ये सब किया गया और एक जो नई ऊर्जा के संचार की बात की जा रही है, क्या ये इसका एक मुख्य कारण है? देखिए, पिछली सरकारों को अगर देखिए तो जाति धर्म के आधार पर उनको जिम्मेदारियां बांटी जाती थी। ये सरकार कौन कितना आउटपुट दे रहा है उस पर जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको अच्छे पदों पर और जो सरकार के एजेंडे में शामिल हैं उन जगहों पर रखा गया है कि जिससे कार्य संपादन ठीक से कर सके और जमीन पर वो काम दिखाई पड़ सके। कई ऐसे लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी जो जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं कर रहे थे। कई अधिकारियों के साथ मंत्री का टकराव चल रहा था, जैसे हरिओम जी हैं। तो इस तरीके से उन लोगों को भी हटाया गया है कि विभाग का काम उससे व्यवधानित होता है। संजय प्रसाद जी को फिर एक बार बड़ी जिम्मेदारी दी है मुख्यमंत्री ने कि वो गृह सचिव भी रहेंगे, प्रमुख सचिव मुख्य गृह सचिव रहेंगे। तो कानून व्यवस्था के इशू पर उस डिलीवरी बेहतर हो पाएगी कि जैसे उन्होंने कहा और काम कंसिडर हो। ऑलरेडी मुख्यमंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, तो उसके कारण बड़ा काम उनका भारी हो जाता है। कई लोगों को हटाया गया है जिन लोगों ने बेहतर काम नहीं किया था। जैसे दीपक कुमार जी को अभी भी मुख्य सचिव वित्त संस्थागत, चूंकि वित्त का जितना काम है उन्होंने बेहतर संभाला तो उनको जिम्मेदारी रखी गई, जो एडिशनल दी गई थी वो वापस ले ली गई है। बाबूलाल मीणा को होमगार्ड का कार्यभार दिया गया है। आलोक कुमार द्वितीय को सचिव हस्तकरघा वस्त्र उद्योग, इस तरीके के तमाम जिम्मेदारियां दी गई। नरेंद्र भूषण को प्रमुख सचिव पंचायती राज का प्रभार दिया गया है, प्राविधिक शिक्षा का दिया गया है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो क्रियान्वयन है वो जमीन पर दिखे और लोगों को सहूलियत हो। लोगों की जो उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे हैं उनके जीवन में कैसे बदलाव आए। तो ये नई ऊर्जा का संचार नए साल से इस तरीके से होगा कि अब जो एजेंडा है आगे का उसको लेकर के सरकार आगे बढ़ेगी इन अधिकारियों के साथ, ये योजना है उसकी। जी, जिनको हटाया गया है रामेंद्र, उनको क्या कोई रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है और साथ ही साथ उनके हटाने का कारण क्या रहा है? नहीं, कुछ लोग तो ऐसे, जैसे दीपक कुमार जी को गृह की जिम्मेदारी दी गई थी तो उस समय चुनाव आयोग के कारण दी गई थी। संजय प्रसाद काम ठीक कर रहे थे मुख्य सरकार के हिसाब से। वो हरिओम जी को जो हटाया गया उनकी से नहीं पड़ रही थी, तमाम चीजों के कारण समाज कल्याण विभाग में दिक्कत आ रही थी। तो मंत्री प्रमुख सचिव टकराव होगा तो फाइलें बाधित होंगी, जो क्रियान्वयन होना है वो बाधित होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे अधिकारी ऐसे थे जिनके शिकायतें भी, जिनकी भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी कि काम सही नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास जिम्मेदारी ज्यादा थी, उनको हटाया गया, जिम्मेदारी को कम किया गया है। इस तरह अलग अलग रीजन है जिनको हटाया गया है। भावना, तो उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर अधिकारियों का तबादला हुआ है। 46 अधिकारी हैं ये IAS अधिकारी जिनका तबादला हुआ है। और रामेंद्र हमें पल पल की जानकारी वहां से पहुंचा रहे थे। फिलहाल रामेंद्र, इन सभी जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए
चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने भूपेंद्र यादव को गुजरात, शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल को बनाया गया है, जबकि बिहार के लिए मनोहर लाल और मध्य प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ब्लॉक स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव के साथ ही जिला स्तर पर पार्टी अध्यक्षों का चुनाव हो रहा है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव भी संपन्न होगा। जनवरी के मध्य तक राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो भाजपा का संगठन पर्व 2024-25, जिसमें सुनील बंसल को गोवा का चुनाव अधिकारी बनाया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का ये चुनाव है और साथ ही साथ चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें बीजेपी ने पार्टी के चुनाव अधिकारियों की घोषणा की है। ये भी आपकी स्क्रीन पर ये सभी नाम इस समय स्क्रॉल के तौर पर चल रहे हैं, जहां भूपेंद्र यादव को गुजरात के चुनाव अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। बीजेपी का ये प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव है, जहां शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक के चुनाव अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल को बनाया गया है। तो अलग अलग राज्यों के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं बिहार के लिए मनोहर लाल को बनाया गया है चुनाव अधिकारी। और अब खबरें सर्दी के सितम से जुड़ी हुई। जी हां, उत्तर भारत इस समय शीतलहर के प्रकोप में है और नए साल के आगाज के साथ ही सर्दी और शीतलहर का सितम जारी है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिर गया है। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो ऊपरी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। 4 से 7 जनवरी तक पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान में ठंड बढ़ने और शीतलहर का अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं मुजफ्फराबाद में 5 जनवरी को भारी बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। दिल्ली में कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जो 2 जनवरी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। हालांकि कोहरे का कहर जारी है। आने वाले दिनों में दिल्ली में ठंड और बढ़ सकती है। इसके साथ ही हरियाणा और चंडीगढ़ में भी शीतलहर चलने की संभावना है। वहीं बढ़ते ठंड, घने कोहरे और सर्द हवाओं की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक इस समय शीतलहर का प्रकोप है और दिल्ली में भी इस समय कोहरा छाया हुआ है। वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही दिल्ली समेत पूरा एनसीआर इस समय घने कोहरे की चादर में है और दिल्ली के लिए आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो लगातार कुछ दिनों से बेहद ही सर्दी का माहौल है और सर्दी की वजह से लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कड़कड़ाती सर्दी के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी कम हो गई है और यातायात के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने कहा है कि कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी का कहर बहुत है दिल्ली एनसीआर में, या आप भी अच्छी तरीके से जानते भी और महसूस भी करते हो। और सर्दी को देखते हुए जी आग के आगे बैठ जाएंगे, एक असली हमें रिलैक्सफुल फील होता है जी। सर्दी दिल्ली के अक्सर इतना तापमान आजकल बहुत नीचे डिक्रीज ही हो रहा है, आप भी जानते हो। ठंड ज़्यादा है इसीलिए भैया हमने आग जला रखी है, बाकी इसके अलावा तो सर्दियों में कोई उपाय है ही नहीं हमारे पास। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि बाहर थोड़ा ये बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है ना इस बार। हमारा तो यही है कि अपना आग शाम को बैठ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पार्किंग बना रखी है हमारी, शाम को यहाँ बैठ जाते हैं हम, आग वाग थोड़ा जला लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो इससे थोड़ा राहत पहुँचती है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के बाद पिछले 4 दिनों से धूप खिली हुई है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच भी किन्नौर, मनाली, सोलंग नाला, शिमला के नारकंडा में भारी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं।
पिछले 4 दिनों से प्रदेश में मौसम सुहावना बना हुआ है। दिन के समय काफ़ी धूप खिल रही है। बावजूद इसके पिछले दिनों जो बर्फबारी प्रदेश में हुई थी, उसके बाद पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद भारी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंचा। खासतौर पर शिमला के ऊपरी इलाके, मनाली, किन्नौर और चंबा में पर्यटक जो है वो अभी भी बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं पर्यटक। जाके बहुत अच्छा लग रहा है। द वेदर हियर इज लाइक वंडरफुल और यहाँ पे जो ठंडी है, यहाँ का जो स्नो है, इट जस्ट फील लाइक हेवन। आई रियली लाइक दिस प्लेस एंड इट्स स्नो ऑल अराउंड। होटल के बाहर इतना प्यारा स्नो था। आई विजिटेड सो मेनी प्लेसेस बट दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग प्लेस विच आई हैव विजिटेड नाउ। लकीली स्नोफॉल मिला। 2 दिन सांगला में काफ़ी एंजॉय किया और अभी काफ़ी सारी स्नोफॉल हो चुकी है। आई होप रास्ता क्लियर हो जाए और मैं आगे काजा तक जा पाऊँ। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ इस समय इतने खूबसूरत दिख रहे हैं, बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए, जिसको देखकर पर्यटक जो है वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बनी हुई है, जिसकी वजह से आवाजाही में कुछ दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं, लेकिन तमाम जो सड़कें हैं वो बहाल कर दी गई है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से मैदानी इलाकों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और पर्वतीय क्षेत्रों में 4 और 5, 6 जनवरी को भारी हिमपात की संभावना भी जताई गई है। इन दिनों जो है मैदानी इलाकों में इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि विजिबिलिटी जो है वो सुबह और शाम 0 के बराबर हो गई है। कैमरामैन राकेश के साथ DD न्यूज़ के लिए प्रियंका गौतम। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक इस समय उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगर दिल्ली की बात करें तो आज घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं विजिबिलिटी बहुत कम है, से यातायात में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो 1-2 दिन से मौसम सुहावना ज़रूर हुआ है, लेकिन पहाड़ों पर सफ़ेद जो चादर है बर्फ़ की, वो जिस तरीके से बिछी हुई है, इससे पर्यटकों को बेहद ही आनंद आ रहा है और वो बेहद ही आनंद इसका ले रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं। अगर पैराग्लाइडिंग की बात की जाए या फिर विंटर कार्निवल में जिस तरीके की गेम्स इस समय आयोजित की जाती हैं, उसका बेहद ही आनंद ले रहे हैं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ के कारण यातायात ज़रूर प्रभावित हुआ है और लोग वहाँ फंस ज़रूर गए, लेकिन जो बर्फ़ की चादर है उसका लोग बेहद ही आनंद उठा रहे हैं। सैलानी वहाँ आनंद उठा रहे हैं और नया साल अभी अभी बीता है, ऐसे में बर्फबारी भी वहाँ हुई है और बर्फ़ का आनंद उठाते हुए पर्यटक इस समय नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बर्फ़ वहाँ गिरी है, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए एक परेशानी का सबब ज़रूर बन गया है, क्योंकि बर्फ़ जमने से जो पाइप्स हैं, वहाँ के वाटर पाइप्स हैं, उसमें पानी धंस गया है। इससे स्थानीय निवासियों को वहाँ दिक्कत आ रही है, लेकिन पर्यटकों के लिए वहाँ बल्ले बल्ले हुई है, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल हुई है और लोग उसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। शिमला से हमारी संवाददाता मुस्कान इस समय हमारे साथ जुड़ गई है। आइए सीधा शिमला लिए चलते हैं आपको और शिमला में पहाड़ों का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। मुस्कान, आपसे पूछना चाहेंगे कि पिछले 1-2 दिन से शिमला के मौसम की बात की जाए तो मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, धूप खिल रही है, लेकिन अगर अगले 2 दिन की बात की जाए तो बारिश का अलर्ट भी वहाँ जारी किया गया है। मौसम विभाग ने वहाँ क्या कहा है और साथ ही साथ अगर तस्वीरों के ज़रिए आप वहाँ के नज़ारे हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहें। जी भावना, नए साल की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने एक साफ और खिली धूप के साथ की थी, पर मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम करवट लेने वाला है और आज से 7 जनवरी तक मौसम जो है वो ख़राब रहने वाला है। बात करूं अगर मैं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की, तो वहाँ पे बर्फबारी की जो है वो संभावना जताई गई है और जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और जो मैदानी इलाके हैं, इस दौरान यहाँ पे बारिश होने वाली है और मौसम विभाग केंद्र के अनुसार मौसम का बारिश का जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। और पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में मौसम साफ रहा है, जिससे तापमान में वृद्धि जो है देखी गई है। और अगर मैं तापमान की बात करूं तो इस समय जो न्यूनतम तापमान है प्रदेश में, वो ताबो जो लाहौल स्पीति में पड़ता है, वहाँ जो है सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि -14 डिग्री तक जा चुका है, जिसकी वजह से जो वहाँ लोग हैं रहने वाले हैं, उनका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार उन्होंने जो टूरिस्ट जो हैं, जो पर्यटक हैं जो आने वाले हैं शिमला में, उनके लिए खासकर ये अलर्ट जारी किया है कि जब वो शिमला आए या प्रदेश में कहीं पे भी अगर वो सफ़र कर रही हो तो वो मौसम के ऊपर नज़र बनाए रखें और अगर खास करके अटल टनल और रोहतांग एरिया में अगर वो जा रही हैं तो वो ध्यान रखें कि बर्फबारी के दौरान प्रशासन के संपर्क में रहें और ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां पे वो फंस सकते हैं। तो मैं अपने कैमरामैन से भी कहना चाहूँगी कि वो आपको दिखा सकते हैं, जैसे पीछे पहाड़ियों पे जो बर्फ़ है उसकी वजह से शिमला भी कितना सुंदर दिख रहा है और जो पर्यटक हैं वो लगातार शिमला आ रहे हैं और अगले 3-4 दिनों तक भी पर्यटकों का आना इसी तरह जारी रहेगा।
तो मुस्कान, बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। आपके पीछे जो पहाड़ है बर्फ से ढके हुए हैं। इस समय शिमला का मौसम सुहावना हो रखा है और पर्यटक भी इसका खूब आनंद, खूब लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन सभी नज़ारों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इन तमाम जानकारियों के साथ मुस्कान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे दक्षिण भारत की ओर, आपको लिए चलते हैं जहां तमिलनाडु बीजेपी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है, जिसमें राज्य सरकार को आगामी पोंगल त्योहार में प्रत्येक राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के साथ 2000 रुपए या फिर मौद्रिक राहत देने का निर्देश देने की मांग की गई है। बीजेपी के वकील ए मोहन दास की ओर से एडवोकेट GS मणि ने जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पिछले वर्षों में तमिलनाडु सरकार ने पोंगल उपहार के साथ नकद भी दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2020 में 2500 रुपए जबकि वर्ष 2023 में 1000 रुपए दिए गए, इसलिए इस बार भी पोंगल उपहार दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार द्वारा इस वर्ष पोंगल उपहार के रूप में पैसा नहीं दिए जाने की घोषणा के बाद जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार अतीत में चुनाव होने या निर्धारित होने पर मौद्रिक राहत के रूप में मतदाताओं को खुश करने के लिए पोंगल उपहार देती थी। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ की महिमा की बात कर लेते हैं। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए संतों के सर्वोच्च संगठन अखाड़ा परिषद ने भी महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लिया है, ताकि महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक हो, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्वच्छता की दृष्टि से भी प्रेरक बन सके। महाकुंभ 2025 को हरित कुंभ बनाने का संकल्प, प्लास्टिक मुक्त कुंभ 2025, स्वच्छ महाकुंभ, भव्य महाकुंभ, पर्यावरण युक्त महाकुंभ, देश भर में एक थैला एक थाली अभियान। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण रहित महाकुंभ बनाने के संकल्प के साथ देश भर में एक थैला एक थाली अभियान जारी है। इस अभियान के माध्यम से दान की गई थाली और थैली कुंभ मेले में सभी तीर्थयात्रियों को वितरित की जाएगी, ताकि कुंभ में आने वाले श्रद्धालु प्लास्टिक के उपयोग से बचें। मेला क्षेत्र में कपड़े का थैला और भोजन के लिए स्टील की थाली का ही उपयोग करें। इससे गंगा की पावन तपोस्थली और गंगा को दूषित होने से बचाया जा सकेगा। पूरे भारत से हम लोग, हर प्रदेश से, हर गांव से ये थैला थाली जनता के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है और उनके द्वारा यह हमारे प्रयागराज में आ रहा है। महाकुंभ के लिए श्रद्धालुओं का संगम नगरी आगमन शुरू हो चुका है। लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु तीर्थ नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तीर्थयात्रियों का भी मानना है कि एक थैला एक थाली अभियान देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य स्वच्छ कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ की धारणा को साकार करने वाला है। 26 फरवरी तक इस अभियान को चलाया जाएगा और जितने लोग आएंगे प्रत्येक व्यक्ति को हमारा ये प्रयास रहेगा कि उनको एक थैला थाली दिया जाए और उनको ये समझाया जाए कि कैसे आप यहाँ पे उत्सर्जित होने वाले कचरे को रोक सकते हैं। पूरे जो है महाकुंभ को, पूरे जो है गंगा मैया के नगर को, जो कि हमारा 45 दिनों तक जो है आयोजन चलेगा, इसको बिल्कुल स्वच्छ जो है बनाएं और अच्छे से बनाएं, जिससे हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। थैला और थाली समस्त शिविरों में पहुँचाया जा चुका है और काफी शिविरों में पहुँचाना भी बाकी है। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। इतने लोगों के भोजन आदि से कई हजार टन प्लास्टिक कचरा मिलने की आशंका है। ऐसे में कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं को थाली और थैली वितरित किए जाने से जहां गंगा को स्वच्छ रखा जा सकेगा, वहीं कुंभ नगरी को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सकेगा। इस तरह महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वच्छता की दृष्टि से भी एक प्रेरक बन सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अखबारों की सुर्खियों वाला खास सेगमेंट आपके सामने लेकर आएंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया सवेरा।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए अब वक्त हो चला है अखबारों की सुर्खियां जानने का। और आज हिंदी में प्रकाशित जो अखबार हैं उनमें कौन कौन सी सुर्खियां जो है वो मुख्यतः तौर पर प्रकाशित की गई हैं, इसको बताने के लिए मेरी सहयोगी इस समय स्टूडियो में मौजूद है संध्या शर्मा। आइए सीधा संध्या का रुख करेंगे। संध्या, सुप्रभात। अगर आज हिंदी अखबारों की बात की जाए तो जो सुर्खियां मुख्यतः प्रकाशित की गई हैं, जिनको अखबारों में आज जगह मिली है विभिन्न क्षेत्रों से, वो कौन कौन सी हैं? भावना, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज मिलने वाली सौगात की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। नवभारत टाइम्स अखबार ने हेडलाइन बनाया है कि आज मिलेंगे पीएम मोदी के तोहफे। जी हां, सुबह पीएम रखेंगे आधारशिला। 1.5 से 2 साल में पूरे होंगे ये प्रोजेक्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। यहाँ 600 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत वाले 3 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसके अलावा बेहद खास है जिलरवाला बाग के फ्लैट सुविधाओं में भी कम नहीं, ये भी बताया गया है। जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों फ्लैट्स की सौगात मिलने वाली है, उस खबर को भी लिया गया है, जो सर्व सुविधा युक्त है। बिजली और पानी का सिस्टम किस तरह से आधुनिक है और पार्किंग और ग्रीन स्पेस की जगह भी यहाँ पर मिलेगी। तो तमाम बिंदुओं के साथ आज इस खबर को प्रकाशित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी दिल्ली से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की जो समस्या है उससे निजात कैसे मिल सकती है, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। और उसी से जुड़ी हुई ये खबर है कि दिल्ली में जाम व प्रदूषण से जंग के लिए 12,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। और सांसदों से मुलाकात के बाद सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की है कि 2,500 करोड़ रुपए के UER-2 को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आवंटित किए गए। इसके अलावा 1,200 करोड़ रुपए की CRI फंड के निवेश की भी योजना का ऐलान किया गया है। वसंत कुंज में सुरंग का भी निर्माण किया जाएगा। तो और भी क्या कुछ खास होगा केंद्र सरकार की दृष्टि से, उसे आज इस खबर में प्रकाशित किया गया है और दैनिक जागरण अखबार ने इसे आज पहले पेज पर लिया है। अगली खबर की बात करते हैं। यह है उम्मीद से जुड़ी हुई खबर। कश्मीर का ग्रोथ इंजन बनेगा जम्मू का नया रेल मंडल। जी हां, केंद्र सरकार 6 जनवरी से जम्मू में शुरू करेगी ये नया रेल मंडल और खाद्यान्न समेत जरूरी सामग्रियों की ढुलाई इसके वजह से आसान भी होगी। 2000 कर्मचारियों की तैनाती ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन के लिए की गई है और 55 ट्रेन का संचालन जम्मू मंडल से किया जाना है। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। अगली खबर की बात करते हैं, जिसे जनसत्ता अखबार ने अपने देश पेज पर प्रकाशित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल क्या कुछ कहा एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में, उसको हेडलाइन बनाया गया और लिखा है कि जो कुछ गंवाया है उसे जल्द ही ले लेंगे। शाह ने कहा कि ना सिर्फ भौतिक विकास बल्कि कश्मीर की सांस्कृतिक ऊंचाइयों और चिर पुरातन गौरव को भी हम जल्द ही प्राप्त करेंगे। और भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही, उसे आज अखबारों ने प्रकाशित किया है। एक और खबर की बात करते हैं, जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने प्रकाशित किया है और बताया है एक रिपोर्ट के माध्यम से कि देश के 440 जिले ऐसे हैं जहां के भूजल में नाइट्रेट उच्च स्तर पर पाया गया है। 20% में नाइट्रेट की सांद्रता अनुमेय सीमा से अधिक पाई गई है, जो भी नमूने इकट्ठे किए गए थे उसमें से। और ये रिपोर्ट केंद्रीय भूजल बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फ्लोराइड की अधिक सांद्रता एक बड़ी चिंता का विषय बताया गया है। चलते चलते एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं, जिसे हरिभूमि अखबार ने अपने देश विदेश पेज पर लिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के हवाले से एक खबर छपी है, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है और बताया गया है कि नए साइबर अपराध निवेश घोटाले से बेरोजगार युवाओं, गृहिणियों, छात्रों और जरूरतमंद लोगों को बना रहे हैं निशाना। तो किस तरह से अब जो साइबर अटैक हो रहा है उसके लिए क्या नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, फ्रॉडर्स के माध्यम से जो फ्रॉड कर रहे हैं लोग,
उनके माध्यम से। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। साल 2024 की रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि जो 2024 के पहले 3 महीने थे उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के संबंध में कुल 43,797 शिकायतें प्राप्त हुई थी। और इसके बाद टेलीग्राम, इसके बाद इंस्टाग्राम का नंबर आता है जिसमें 19,800 शिकायतें प्राप्त हुई थी। तो अलग अलग तरीके किस तरह से अपनाए जा रहे हैं और साइबर के क्षेत्र में किस तरह से फ्रॉड किया जा रहा है उसको एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के तमाम प्रमुख अखबारों ने इन खबरों को हेडलाइन के साथ प्रमुख स्थान दिया है। बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए संध्या आपका धन्यवाद। आइए आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। महाभियोग का सामना कर रहे दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक योल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। यून सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों की टीम उनके आवास पहुंची है। फिलिस्तीनी केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2024 के अंत तक गजा में कुपोषण और भोजन की कमी के कारण 3,500 बच्चों की मृत्यु का खतरा है। इजराइल में नए साल में गाजा पट्टी में हमले तेज हो गए हैं। उसने गुरुवार को गाजा में एक शरणार्थी क्षेत्र समेत कई जगहों पर हवाई हमले किए। इसमें गाजा पुलिस के महानिदेशक और उनके सहायक समेत 37 फिलिस्तीनी मारे गए। दक्षिणी कैलिफोर्निया में एक छोटा विमान फर्नीचर गोदाम की छत से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 15 घायल हुए। उत्तरी इंग्लैंड में भारी बाढ़ आने के बाद चेशायर में एक नहर में के किनारे का हिस्सा ढह गया है। भारी बारिश के कारण उत्तर पश्चिम में बाढ़ आ गई। चिली के एंटाफगास्टा क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं भूकंप के बाद से राहत एजेंसियां अलर्ट पर है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के बाद आइए अब रुक कर लेते हैं कारोबार जगत की खबरों का। अंदाज रहेगा फटाफट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्ट्राइड वेंचर्स के फाउंडर ईशप्रीत सिंह गांधी के साथ मुलाकात की। इस दौरान बेहतर फंडिंग अवसरों के लिए वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टार्टअप का विस्तार करने की योजनाओं और निवेश पर हुई चर्चा। थोक मूल्य सूचकांक के 2011-12 के आधार वर्ष पर बदलाव होगा। सरकार ने इसे 2022-23 तक संशोधित करने के लिए 18 सदस्यीय समूह गठित किया है। इससे देश में मूल्य स्थिति की बेहतर तस्वीर मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दर को बढ़ाने के लिए लाई गई फेम 2 स्कीम के तहत 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को इंसेंटिव दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत के कपड़ा और परिधान का कुल निर्यात 7% बढ़कर $21 बिलियन से ज्यादा हो गया है। कपड़ा मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि के लिए यह आंकड़ा $20 बिलियन का था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुताबिक असंगठित क्षेत्र में लगभग 13% की बढ़ोतरी की गई है। इस दौरान 2023-24 में असंगठित क्षेत्रों की संख्या 7.34 करोड़ हो गई है। 2022-23 में यह संख्या 6.50 करोड़ थी। दैनिक उपभोग की तमाम जरूरी वस्तुओं बस एक क्लिक पर घर पहुंचाने वाले प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने अब एम्बुलेंस सेवा भी शुरू कर दी है। मरीजों के लिए सिर्फ 10 मिनट में एम्बुलेंस बुलाई जा सकेगी। दूरसंचार विभाग प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ मेला 2025 के लिए दूरसंचार सेवाओं का विस्तार कर रहा है। इस दौरान 900 से अधिक नए BTS, 1550 से अधिक BTS अपग्रेडेशन, 78 ट्रांसपोर्टेबल टावर, 150 छोटे सेल समाधान और 300 किलोमीटर से अधिक OFC बिछाए गए हैं। भारत में दिसंबर 2024 में बिजली खपत बढ़कर 130 बिलियन यूनिट से ज्यादा हो गई। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में ये करीब 6% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 में भारत की बिजली की खपत 123 बिलियन यूनिट थी। आइए खेल जगत की खबरों का रुख कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में भारत की शुरुआत काफी खराब रही है। 100 रन से पहले ही टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके हैं।
तो आपको बता दें कि सिडनी टेस्ट में भारत की शुरुआत इस समय ख़राब रही है और साथ ही साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस समय टेस्ट चल रहा है, जहां भारत की शुरुआत ख़राब रही है और जो कप्तान है रोहित शर्मा ने मैच में नहीं खेलने का फैसला किया था और उनके स्थान पर शुभमन गिल को टीम में जगह मिली है। वहीं अगर आकाशदीप की बात की जाए तो उनके स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा को जगह दी गई है। साथ ही साथ खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा भी कर दी है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, पैरिस ओलंपिक में निशानेबाजी से पदक जीतने वाली मनु भाकर, पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हैं। इनके अलावा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। चलिए यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए नया सवेरा। हम बात करने वाले हैं महाकुंभ की। वो महाकुंभ जो दिव्य है, वो महाकुंभ जो भव्य है। माघे वृषगते जीवे मकरे चंद्र भास्करौ अमावस्यायाम तदा कुंभ प्रयागे तीर्थनाय। जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसके बाद प्रयागराज में सारे लोग इकट्ठा होते हैं। पहले साइबर अलर्ट कार्यक्रम में ही हमने ही उठाया था ये मुद्दा डिजिटल अरेस्ट का, आपको सतर्क करने के लिए। खौफ इतना पैदा कर दिया था कि आप नहीं बात मानोगे तो हम आपकी फैमिली, बच्चे सबको भी अरेस्ट कर लेंगे। मेरे हाथ कांप रहे थे, मन हो रहा था कि किसी को बोल दूं, जैसे तो आत्मा अलाउ नहीं करती। कभी सीबीआई इंस्पेक्टर बन के और कभी ईडी के अधिकारी बन के, पुलिस के अधिकारी बन के, क्राइम ब्रांच के बन के, तरह तरह से उसको डरा धमका के जो है उसे 20 लाख रुपये ट्रांसफर किया। ये सारी चीजें अधिकतर आप देखेंगे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, पीडीआर, वियतनाम, इन देशों से हो रहा है। देखिएगा साइबर अलर्ट मेरे साथ शनिवार रात 9 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कलाएं, सदियों से हैं हमारी पहचान। वोकल फॉर लोकल व ग्लोबल होते भारत के कला साधक। देखिए भारत की कला संस्कृति के रंग में रंगा हमारा खास कार्यक्रम रंग तरंग, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की, खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की और जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए आपके शहर का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
इसके साथ ही नया सवेरा में वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की वादियों में आपको लेकर जा रहे हैं, जहां बर्फबारी को देखकर आपका मन भी इन सुंदर वादियों में बस जाने का करेगा। आप लीजिए इन मनमोहक दृश्यों का आनंद। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।